औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इसके अंदर आज हमने स्टडी करना है फुल वेव रेक्टिफायर। कल हमने जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसको स्टडी किया था। तो आज हमने जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है उसको स्टडी करना है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर आपके पास सर्किट होता है, उस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट के अंदर करंट जो होती है सर्किट के अंदर, वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल और जो ज़ीरो करंट है उस और नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से होती है हमारे पास। ठीक है, यानी कि एक हाफ साइकिल में आपका डायोड जो है वो वर्क करता है। आपका डायोड जो है वो करंट को कंडक्ट करने देता है। लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये ऐसा रेक्टिफायर है कि जो कन्वर्ट करता है कंप्लीट साइकिल एसी का जो है उसको पल्सेटिंग डीसी के अंदर, यानी कि पूरा साइकिल। वहाँ पर तो हाफ साइकिल जो है ना, वो आधा साइकिल जो है वो कन्वर्ट होता था, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो फुल साइकिल जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो द टाइप ऑफ ए रेक्टिफायर, ऐसी टाइप रेक्टिफायर की विच कन्वर्ट्स, क्योंकि कन्वर्ट कर दे फुल एसी साइकिल it into pulsating DC। जो pulsating DC है उसके अंदर is called full wave रेक्टिफायर। तो इस किस्म का जो रेक्टिफायर है उसको हम फुल वेव रेक्टिफायर का नाम देते हैं। यानी कि जो पूरे के पूरे साइकिल को, आधे साइकिल को नहीं, पूरे साइकिल को कन्वर्ट कर देता है डीसी, पल्सेटिंग डीसी के अंदर। अब आपको पता है कि एसी का जो फुल साइकिल होता है वो इस तरह आ रहा होता है, ये। तो इस पूरे साइकिल को वो कन्वर्ट कर देता है डीसी के अंदर, पल्सेटिंग। यानी कि उसके अंदर पल्सेटिंग का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टिल एसी के प्रेजेंट होते हैं, और वो जो कंपोनेंट्स होते हैं एसी के उनको फिर रिमूव किया जाता है, जो फिल्टर सर्किट्स हैं उनको लगाकर। तो इसके लिए हम 2 या 4 डायोड जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन यूज़ 2 or 4 diodes for this purpose। यानी कि 4 डायोड का भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है और 2 डायोड, तो दोनों ही हम पढ़ेंगे। जो 2 डायोड का होता है उसको डबल डायोड रेक्टिफायर करते हैं, और जो 4 डायोड्स का होता है उसको हम ब्रिज रेक्टिफायर जो है उसका नाम देते हैं। वो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो कहलाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर होता है। अब पहली बात ये है कि व्हाट इज़ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो इसके लिए पहले जो है मुझे यहाँ पर फिगर बनानी पड़ेगी इसकी फुल वेव रेक्टिफायर की, और फिर हम इसके ऑपरेशन को और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है वो क्या होता है उसको समझने की कोशिश जो है वो करेंगे। तो आप देखें कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में ए सी है 220 वोल्ट की। ये 220 वोल्ट का हमारे पास ए सी है, और इधर से ये हमारे पास एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और इधर से ये हमारे पास एक डायोड जो है वो लगा हुआ है।
तो इनको आपस में आप कनेक्ट कर दें और इनके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर लगी हुई है और इसको आप यहाँ से ग्राउंड जो है वो कर दें। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है तो इसका इस लाइन को हम यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है जी, और ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर के एक टर्मिनल जो है उसको इस रेजिस्टेंस के साथ, ये जो रेजिस्टेंस आर हमारे पास यहाँ पे लगी हुई है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट T1, ये T2, ये पॉइंट C, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B हमारे पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस और प्लस वोल्टेज जो है वो आ रही होगी। ठीक है जी, और इधर हमारे पास इसके यहाँ पर आउटपुट पे हमें VDC जो है वो मिल रही होगी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है वो मिल रहा होगा। और ये जो लाइन जो आ रही है ये किसकी है, ये सेंटर टेप की लाइन है। ठीक है, जो टर्मिनल C से आपने खींची है, ये सेंटर टेप की हमारे पास जो है वो लाइन है। तो अब ये हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है आप देख सकते हैं कि इसमें ये एक डायोड D1 है और एक डायोड D2 है। ये दो डायोड जो हैं वो लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जब हमारे पास इसकी जो वर्किंग है, यानी कि इसकी वर्किंग को अगर हम देखें कि ये वर्क किस तरह करता है, ये मैंने फिगर बना दी है। तो इसकी जो वर्किंग है, ये फिगर जो है आपके पास, ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, इसको ए फिगर कह दें। ये फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है आपके पास ए फिगर के अंदर। तो इसकी वर्किंग ये है कि जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है उसमें हम करंट जो हमें मिलती है इन द सर्किट वो ड्यू टू द पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और ज़ीरो करंट होती है नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो लेकिन जब आप दो डायोड्स यूज़ करते हैं, यानी कि D1 और D2, और साथ में उसके एक स्पेशल ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं जिसको कि हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं दोनों हाफ साइकिल, और हर हाफ साइकिल जो है वो डेवलप करेगा एक पीक वोल्टेज को। तो ये सर्किट जो है इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें दोनों डायोड जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। अब दोनों, तो जब दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे तो दोनों साइकिल जो AC के हैं वो पास कर पाएंगे। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसके अंदर इस तरह नहीं होता। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक टाइम पर एक ही डायोड कंडक्ट कर रहा होता है, और जब वो डायोड कंडक्ट करता है तो पॉजिटिव साइकिल में उसमें से करंट गुजर जाती है, लेकिन नेगेटिव साइकिल में उससे करंट जो है वो पास नहीं करती। तो एज इन द हाफ वेव रेक्टिफायर, तो जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं सर्किट की, तो उसके अंदर जो पॉजिटिव साइकिल है, इन पॉजिटिव साइकिल द डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड इट कंडक्ट्स। तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है और ये कंडक्ट करता है। बट इन द नेगेटिव साइकिल
the diode is reverse biased with zero करंट। तो डायोड जो है वो रिवर्स बायस होता है फिर जीरो करंट के साथ, यानी कि उस वक्त पर रिवर्स बायस के अंदर डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करता। जब नेगेटिव साइकिल जो है वो पास करता है तो वो बिहेव करता है इन रिवर्स बायस। तो जब हम दो डायोड यूज करते हैं D1 और D2 और एक स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, बाय यूजिंग two diodes D1 and D2 and a special ट्रांसफार्मर, और एक स्पेशल ट्रांसफार्मर जो है उसको यूज करते हैं कॉल्ड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, जिसको कि हम नाम देते हैं कॉल्ड सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, जिसको हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। तो अब हम यहां पर दोनों हाफ साइकिल जो है उनको यूज कर सकते हैं और हर हाफ साइकिल जो है वो पीक वोल्टेज को डेवलप करेगा। नो we can use both half cycles। तो अब जो है हम वो दोनों हाफ साइकिल जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। एंड both these cycles develops the peak voltage। तो दोनों साइकिल जो हैं वो पीक वोल्टेज Vm जो है उसको डेवलप करेंगे। Vm से हम पीक वोल्टेज को यहां पर डिनोट कर रहे हैं। तो ये सर्किट जो है इसको हम कहते हैं फुल रेक्टिफायर सर्किट, और ये हमने फिगर ए में शो किया हुआ है। दिस इज नोन as full wave rectifier circuit and it is shown in figure A। और इसको हमने फिगर ए के अंदर, ये जो फिगर मैंने बनाई हुई है इसके अंदर शो किया हुआ है। तो अब यहाँ पर दोनों डायोड्स हैं और दोनों डायोड्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे, और जब दोनों डायोड कंडक्ट करेंगे तो पूरा साइकिल एसी का जो है वो डायोड से पास कर जाएगा। तो जब पूरा साइकिल एसी का डायोड में से पास कर जाएगा तो फिर हाफ साइकिल जो है वो रेक्टिफाई नहीं होगा, फिर दोनों साइकिल जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स हैं वो रेक्टिफाई होंगे। तो जो सेकेंडरी होता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का, वो डेवलप करता है पीक वोल्टेज Vm हर हाफ साइकिल के अंदर। ये जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है, जो सेकेंडरी है इसका सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का, द सेकेंडरी ऑफ, ये सेकेंडरी है ऑफ सेंटर टेप्ड transformer develops a peak voltage Vm in each cycle। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं ट्रांसफार्मर की, ये Vm वोल्टेज है, यानी कि जो पीक वोल्टेज है वो हर साइकिल में डेवलप करेंगे। तो जो पहला हाफ साइकिल होता है, अब चूंकि हम इसकी वर्किंग देखनी है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता है और कंडक्ट करता है करंट को प्लस टू द लोड की तरफ। तो इस टाइम जो डायोड D2 होता है ये रिवर्स
इसका रिवर्स वोल्टेज होता है और ये अपीयर होता है एज एन ओपन सर्किट। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, जो अगला हाफ साइकिल होता है, ट्रांसफार्मर पोलैरिटी जो है वो रिवर्स होती है और डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाता है फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स T2 ट्रांसफार्मर से, और इट ट्रांसफर करंट पल्सेस टू द लोड। तो ये क्या करता है, करंट पल्सेस को लोड को ट्रांसफर करता है। तो एट दिस टाइम डायोड D1 जो है वो रिवर्स बाइस्ड है और एक्ट करता है देन ओपन सर्किट के ऊपर। यानी कि एक हाफ साइकिल में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, ये रिवर्स बाइस हो जाता है, दूसरे हाफ साइकिल में ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और ये रिवर्स बाइस जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये यानी कि ये इस तरह ये वर्क करता है। इसका ऑपरेशन जो है या वर्किंग जो है, इसको हम कह लेते हैं वर्किंग एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी ये वर्किंग और ऑपरेशन जो है वो इस तरह होती है। तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, पहले पार्ट में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल, जो पहला हाफ साइकिल आएगा, डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड ये फॉरवर्ड बायस है और ये क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा करंट को एंड कंडक्ट्स करंट, और करंट जो है उसको कंडक्ट करेगा पल्स टू द लोड। ये जो लोड आ रहा है आपके पास यहाँ पर लगी हुई है, लोड रेजिस्टेंस, इसकी तरफ कंडक्ट करेगा। तो इस वक्त जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो एट दिस टाइम डायोड D2 इज रिवर्स बाइस्ड। तो डायोड D2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड होगा, उसके पास रिवर्स वोल्टेज होगा और ये अपीयर होगा एज एन ओपन सर्किट एंड इट हैज रिवर्स वोल्टेज and will appear as a ओपन सर्किट, और एक ओपन सर्किट के तौर पर ये अपीयर जो है वो होगा। यानी कि एक ओपन सर्किट के तौर पर ये काम करेगा। ओपन सर्किट का मतलब यह है कि आप इसके अंदर से करंट नहीं गुजरी। दूसरा जो पहले वाला केस है D1 वो शॉर्ट सर्किट है, उसमें से करंट जो है वो गुजर रही है। तो अब आप आ जाएं इसके दूसरे पार्ट के ऊपर। ठीक है जी, तो दूसरे पार्ट में जो दूसरा डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस होगा और पहला जो है वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 2 पर ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ साइकिल, तो अगला जो हाफ साइकिल है उसमें द ट्रांसफार्मर पोलैरिटी, इस ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी रिवर्स होगी। द पोलैरिटी ऑफ ट्रांसफार्मर विल बी रिवर्सेस। तो ट्रांसफार्मर की पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंड डायोड D2, तो ये वाला डायोड जो है, एंड डायोड D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड। तो अब डायोड D2 जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा फ्रॉम ट्रांसफार्मर T2, फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स
फ्रॉम ट्रांसफॉर्म्स T2 और T2 से ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो ये क्या करेगा, इट ट्रांसफर ए करंट पल्स टू द लोड, तो इट विल ट्रांसफर ए करंट पल्स टू द लोड। तो ये लोड को करंट पल्स जो है वो ट्रांसफर करेगा। तो इस वक्त जो डायोड D1 है वो रिवर्स बायस होगा। एट दिस टाइम द डायोड D1 इज रिवर्स बाइस्ड। ठीक है जी, इस वक्त डायोड D1 जो है वो रिवर्स बाइस, यानी कि वो कंडक्ट नहीं कर रहा होगा और एक्ट करेगा एज एन ओपन सर्किट एंड एक्ट एज एन ओपन सर्किट, और एक ओपन सर्किट के तौर पर कनेक्ट करेगा। तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं कि जब फर्स्ट हाफ साइकिल आता है तो फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज हो जाता है, ये कंडक्ट करता है और ये करंट को भेजता है लोड की तरफ, यानी कि एक साइकिल लोड की तरफ चला जाता है। दूसरे, लेकिन उसी दौरान D2 रिवर्स बायस हो जाता है और उसके पास रिवर्स वोल्ट हो जाता है, तो इसमें से करंट नहीं गुजरती। लेकिन जब सेकंड साइकिल आता है अगला, तो उसमें D2 फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ये करंट को लोड तक पहुंचाता है, लेकिन D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाता है और ओपन सर्किट बन जाता है। तो पहले केस के अंदर D1 जो है वो ओपन सर्किट है, D1 शॉर्ट सर्किट है और D2 ओपन सर्किट है, और दूसरे केस के अंदर D2 जो है वो शॉर्ट सर्किट है और D1 जो है वो ओपन सर्किट है। तो इस वजह से दोनों जो हाफ्स हैं वो कंडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों हाफ्स जो हैं वो आपको आउटपुट के ऊपर मिल जाते हैं। अब दोनों हाफ्स को आउटपुट के ऊपर आपको उनकी वैल्यू जो है वो मिल जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इस तरह ये वर्क करता है। अब डायोड जो है हमारा वो जो कंडक्ट करता है, ठीक है, अगर हम इसका जो है वो देखें, नेक्स्ट जो है इसका एनालिसिस करके देखें आप इस पूरी चीज़ का, तो इसका एनालिसिस जो है वो करके देखते हैं, इस सर्किट का एनालिसिस जो है। ये फिगर मैं इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, और इसको हमने जो है, ये ग्राउंड है, ऑब्वियसली आपको पता है इस बात का। ठीक है जी, तो अब इसका जो एनालिसिस है और इसका रिज़ल्ट जो है, तो पहले रिज़ल्ट जो है वो देखते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है जो रेजिस्टेंस आर में से गुजरती है वो सेम रहती है बोथ हाफ साइकिल्स के लिए। ठीक है जी, वी सी दैट द करंट फ्लोज, अब जो करंट फ्लो कर रही है, जो आर तक जा रही है हमारे पास करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज, जो करंट की डायरेक्शन है जो फ्लो कर रही है थ्रू रेजिस्टेंस आर, थ्रू आर, यानी कि इस रेजिस्टेंस आर में से जो गुजर रही है वो रिमेन सेम फॉर बोथ हाफ साइकिल्स। तो वो सेम रहती है दोनों हाफ साइकिल्स के लिए, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं उनके लिए।
वो एक जैसी रहती है, एक ही डायरेक्शन रहती है, मतलब कि आपको डायरेक्ट हो गई है, क्योंकि एसी जो है वो तो अपनी डायरेक्शन को बदलती है। तो ये हमें क्या देगा, दिस गिव्स अस डीसी सप्लाई, दिस गिव्स अस डीसी सप्लाई। तो ये हमें यहाँ से अब क्या मिल रही है, ये अब हम यहाँ से डीसी सप्लाई मिल रही है। तो लेकिन जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, द आउटपुट वोल्टेज is not smooth but it is pulsating। तो ये स्मूथ नहीं है, ये पल्सेटिंग है, यानी कि इसके अंदर जो है कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं एसी के। तो इसको स्मूथ किया जा सकता है ऐसा सर्किट यूज करने से जिसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। It can be made smooth by using filter circuit। तो ये आगे हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह इसको स्मूथ, यानी कि जो आउटपुट के ऊपर आपके पास डायरेक्ट करंट का वोल्टेज आ रहा है, यानी कि जो VDC आपके पास यहाँ पर आ रही है इसके अक्रॉस, ये VDC जो है ये पल्सेटिंग है, इसमें पल्सेस हैं, यानी कि कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर AC के जो हैं वो स्टिल प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से ये पल्सेट जो है वो कर रहा है। तो अब हमारे पास जो इसका अगर हम ग्राफ ज़रा देखें तो इनपुट सिग्नल जो है आप देखें कि ये हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ, ये फिगर ए थी, ये फिगर बी है। ये जो इनपुट सिग्नल है ये कुछ इस तरह से करके आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये पीक वैल्यू जो है इसकी ये Vm है, यहाँ पर T है और ये 0 से V तक जा रहा है। और दूसरे नंबर पे जो फिगर हमारे पास D है, यानी कि जो हमारे पास आउटपुट है लोड करंट पल्सेस हैं, ठीक है, ये फिगर D क्या है, ये आउटपुट है लोड करंट पल्सेस, जिसमें हम करंट की पल्सेस को देख रहे हैं। तो आप देखेंगे अब ये पूरा आ रहा है, इसमें गैप कोई नहीं है, ये कंप्लीट जो है आपके पास आ रही है डीसी, और यहाँ पर ये टी है और इधर आई है आपके पास। तो ये कंप्लीट डीसी वोल्टेज जो है वो आपके पास आ रहा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि D1 D2 D1 D2 फिर इस तरह करके ये चल रहा है, यानी कि ये हमारे पास IM है, इधर D1 है, इधर D2 है, इधर D1 है, इधर D2 है, एंड सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास जो लाइन आ रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास IDC को, यानी कि जो आउटपुट DC करंट है ये IDC को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये यहाँ पर हमारे पास कोई करंट आई है और इधर ये T है जिसके दरमियान में हमने ये ग्राफ बनाया है। तो ये यहाँ से 0 और 0 से पाई, ठीक है जी, ये इधर 2 पाई, इधर 3 पाई एंड सो ऑन, इस तरह ये आगे जो है वो चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट की जो है वो फिगर्स आ गई। तो अब हम इसका जो ये तो रिजल्ट देख लिया है, अब हम इसका एनालिसिस जो है वो ज़रा करके देखते हैं।
तो पहली बात तो यह है कि अगर आप जो फिगर डी है हमारे पास, उस फिगर डी को हम देखें, अजान का टाइम हो गया, ज़रा हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका जो एनालिसिस है। तो एनालिसिस के अंदर आप देखें कि जो फिगर सी जो है ये इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और फिगर डी जो है ये आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, सी ये इनपुट सिग्नल है। अच्छा, तो इसके एनालिसिस जो है हम देखते हैं। तो एनालिसिस में आप देखें कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है विद द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स हैं, जो प्राइमरी की भी हैं और सेकेंडरी की भी हैं, और जो डायोड हैं ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एज टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स, और जो डायोड जो हैं एंड डायोड्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एज टू हाफ वेव रेक्टिफायर्स। तो ये जो है ये एक्ट कर रहे हैं दो हाफ वेव रेक्टिफायर्स के तौर पर। ठीक है, इसमें वीएम जो है वो पीक वोल्टेज है ईच साइकिल का, जो ट्रांसफार्मर से आपका उसके सेंटर टेप से। ठीक है जी, तो वीएम इज द पीक वोल्टेज वीएम जो है वो हमारे पास पीक वोल्टेज है ई साइकिल का ऑफ ईच साइकिल, हर साइकिल का
ऑफ ईच हाफ साइकिल, यानी कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है या नेगेटिव हाफ साइकिल है उसका ये हमारे पास पीक वोल्टेज आ जाए। तो पीक करंट जो है डायोड की वो रिमेन रहेगी, द पीक करंट ऑफ डायोड रिमेन्स। तो जो पीक करंट है डायोड की वो हमारे पास क्या रहेगी, वो रहेगी आई एम वी एम ओवर आर। इसको आप पहली इक्वेशन का नाम दे दें। अब जो हमारे पास लो डीसी करंट है ये क्या है, ये एवरेज है हमारे पास 2 हाफ साइन पल्सेस की। तो इसका मतलब है कि ये ट्वाइस है डीसी वैल्यू की जो आपको ऑब्टेन होती है हर हाफ वेव सर्किट से, ठीक है, यानी कि उसकी एवरेज है। द लोड डीसी करंट, तो जो लोड डीसी करंट है इज द एवरेज ऑफ 2 हाफ्स। एवरेज आपके पास 2 हाफ साइन वेव्स की, यानी कि जो साइन वेव्स आपके पास आ रही हैं पल्सेस, उनकी एवरेज है। तो हाउएवर and is therefore twice, ये आपकी डबल हो जाएगी, twice the DC value obtained, जो कि हम हासिल करते हैं for the half wave circuit, for the half wave circuit। तो हाफ वेव सर्किट के लिए हम हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू जो होगी इसको किस तरह हम लिखेंगे, गिवन एज के आई डी सी। अब ये एवरेज है दोनों वेव फॉर्म्स की, तो आई डी सी जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आई डी सी वन प्लस आई डी सी टू, ये वैल्यू हमारे पास जो है आ जाएगी। और इसको हम फिर राइट डाउन कर सकते हैं कि जो कंप्लीट साइकिल इसका आ रहा होता है आई डी सी का, इसको हम लिखेंगे आई एम ओवर पाई प्लस आई एम ओवर पाई, यानी कि आई डी सी वन भी आई एम ओवर पाई के बराबर है और आई डी सी टू भी आई एम ओवर पाई के बराबर है। तो आई डी सी फिर हमारे पास बराबर आ जाएगी, यहाँ से आप 2im ओवर पाई इसके बराबर आ जाएगी। इसको आप कह दें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो इसमें अगर आप मैं im की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, im की वैल्यू मेरे पास vm ओवर r इक्वेशन 1 से, ये मेरे पास वैल्यू है। तो आई डी सी इज इक्वल टू 2vm ओवर r ओवर पाई r, ये आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। तो जो डीसी वोल्टेज है, तो डीसी लोड वोल्टेज, तो जो डीसी लोड वोल्टेज है हमारे पास वो है वी डी सी आई डी सी आर। तो वी डी सी फिर मेरे पास इसमें आई डी सी की वैल्यू रख दूं तो 2vm पाई आर
आर, तो आर से कट गया तो वी डी सी इज इक्वल टू वी एम ओवर पाई। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आ गई। तो आप डायोड जो है हम इनको देख सकते हैं कि ये सीरीज में है, ठीक है, यानी कि ये ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये सीरीज में है। द टू डायोड्स कैन बी सीन, इनको हम देख सकते हैं एज इन सीरीज, कि ये हमारे पास सीरीज में है अक्रॉस द फुल सेकेंडरी वोल्टेज, अक्रॉस द फुल सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है उसके अक्रॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर विद, और यहाँ पर जो हमारे पास पीक है वोल्टेज की, विद पीक वोल्टेज ऑफ 2Vm। इधर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 4 के अंदर कि पीक वोल्टेज है 2Vm का। तो वन डायोड जो है वो क्लोज पाथ है और अदर डायोड जो है वो ओपन एट एनी टाइम, ठीक है। तो वन डायोड इज ए क्लोज पाथ and the other diode is open at any time। यानी कि जब एक डायोड कंडक्ट करेगा तो वो क्लोज पाथ बन जाएगा और उसी वक्त दूसरा डायोड जो है वो ओपन होगा, यानी कि वो एज ए ओपन सर्किट के तौर पर काम करेगा किसी भी टाइम पर। यानी कि दोनों हाफ साइकिल्स जो हैं वो आ रहे होंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल में एक जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और दूसरे हाफ साइकिल में दूसरा जो है वो करंट को कंडक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि पहले साइकिल के अंदर D1 कंडक्ट करेगा, दूसरे साइकिल में D2, और इसी में ये वाइस वर्सा जो है ये रिवर्स बायस्ड भी हो जाएंगे। तो जो वोल्टेज है अक्रॉस द ओपन डायोड, द वोल्टेज अक्रॉस द ओपन डायोड, हमारे पास जो वोल्टेज है ओपन डायोड के अक्रॉस, ओपन डायोड का मतलब है कि रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड यानी कि जिसके अंदर से करंट जो है वो नहीं गुजर रही, एट द पीक इज PRV, पीक रिवर्स वोल्टेज, और ये क्या होगा, विच इज PRV इज इक्वल टू 2Vm। तो ये हमारे पास पीक रिवर्स वोल्टेज आ जाएगा। तो चूंकि हमें पता है कि IM जो है वो VM ओवर R के बराबर है और जो VM है ये हमें पता है कि बराबर है 2√VRMS के। ये आपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ये वैल्यूज़ जो हैं वो पढ़ी थी। तो जो IDC है, IDC दैट इज इक्वल टू 2IM ओवर पाई, तो ये 2IM ओवर पाई के बराबर है, और VDC जो है ये 2VM ओवर पाई के बराबर है, ठीक है जी। और PRV जो है वो हमारे पास 2VM के बराबर है। तो इन द फुल वेव रेक्टिफाई सर्किट हमें जो है वो ट्वाइस DC वोल्टेज मिलता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाफ वेव सर्किट, यानी कि इसके अंदर अब दो हाफ वेव सर्किट काम कर रहे हैं, और वो जो दो हाफ वेव सर्किट काम कर रहे हैं उनमें से हमें
जो है वो डबल IDVDC वोल्टेज जो है वो मिलता है। तो इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, तो हमारे पास जो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट है, वी गेट द डिवाइस द DC वोल्टेज, हमें डिवाइस डबल DC वोल्टेज मिलता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हाफ वेव सर्किट, obtained from the half wave circuit, जो कि हमें हाफ वेव सर्किट से मिलता है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड PRV रेटिंग है डायोड्स के लिए वो भी डबल हो जाती है। तो द रिक्वायर्ड PRV rating for diodes also become double। तो इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर के केस में ये जो पीक रिवर्स वोल्टेज रेटिंग है ये भी आपके पास जो है ये डबल हो जाती है। ठीक है, तो क्या दो डायोड्स हैं तो वो इसके अंदर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो है इसमें हमने जो है ये तो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की बात होगी। इसके अंदर जो हमने ये वैल्यूज़ IDC और VDC ये कैलकुलेट की हैं, ठीक है, इनका एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी है जो फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए है। तो वो रिलेशन जो है उसको भी हमने स्टडी करना है, उस रिलेशन को भी। और उस रिलेशन की मदद से आपको पता चलेगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास किस तरह आती हैं, ये IDC की और VDC की, यानी कि इनको हम किस तरह कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। तो पहले मैं हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसके लिए करता हूँ। ठीक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट है ये वो दोनों का, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स का। उसके बाद फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर पे जाएंगे। एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फुल वेव एंड हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। तो ये ज़रा मैथमेटिक्स जो है इनका वो हम करके देखेंगे ताकि हमें ज़रा और ज़्यादा मज़ीद अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारी डेवलप जो है वो हो जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखें कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके लिए जो हमारे पास DC या एवरेज करंट है, द DC और एवरेज करंट, यानी कि IDC, ये जो करंट है हमारे पास, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो डेफिनेशन होती है एवरेज की, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज
बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। अगर हम एवरेज की डेफिनेशन करें तो जो डीसी वैल्यू ऑफ करंट है, द डीसी वैल्यू ऑफ करंट कैन बी गिवन एज, तो इसके मुताबिक जो डीसी वैल्यू है करंट की, उसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि आई एवरेज इज इक्वल टू आई डी सी, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इन ए कंप्लीट साइकिल, सम ऑफ all the instantaneous values in complete cycle divided by टाइम पीरियड, यानी कि जिस टाइम पीरियड के अंदर वो साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है उसके साथ हम एवरेज वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब कंप्लीट साइकिल जो है वो तो आपका ऑब्वियसली 0 से पाई तक जाता है, ठीक है। ये 0 से पाई ये साइकिल, ठीक है। आधा साइकिल 0 से पाई तक, फिर पूरा जो है यहाँ तक ये 2 पाई तक चला जाता है। तो हमारे पास जो आई डी सी है, अब इसको हम लिखेंगे, अब पूरा साइकिल तो 2 पाई तक जाता है, तो आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई। 1/2 पाई ये फुल साइकिल के लिए, 0 टू पाई आई डी थीटा। अब ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल जो है वो चेंज हो रहा है, और ये हमारे पास जो करंट है ये साइनोसाइडल फॉर्म में है, यानी कि आई जो है यहाँ पर आई एम साइन ऑफ थीटा के बराबर है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल के अंदर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आई डी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आई एम साइन ऑफ थीटा डी थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आई डी सी इज इक्वल टू आई एम ओवर 2 पाई 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, ये एक फेज एंगल है, और आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। Here theta is the phase angle and I is the instantaneous current, और I जो है वो एक इंस्टेंटेनियस करंट है, और आई एम जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट है, और आई एम इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो आई एम क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास करंट की। तो अब आई डी सी जो है, इसको अगर आप लिखें तो आई डी सी आई एम ओवर 2 पाई, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो 0 से पाई माइनस कॉज ऑफ थीटा के बराबर ये आ जाएगा। तो माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, आई डी सी माइनस बाहर निकालें आई एम ओवर 2 पाई, तो काज पाई माइनस काज 0 डिग्री,
आई डी सी इज इक्वल टू आई एम ओवर 2 पाई माइनस इधर आ गया इनटू काज पाई -1 काज 0 1 -1 आई डी सी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आई एम 2 ओवर 2 पाई, तो 2 से कट गया तो आई डी सी आपके पास आई एम ओवर पाई के बराबर आ गया। ठीक है जी, तो ये इसको हमने वहाँ पे कैपिटल एम के साथ डिनोट किया हुआ था, हम इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आई डी सी इज इक्वल टू आई एम ओवर पाई, तो ये आई डी सी की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी, पाई को कर लें ऊपर ले जाएं तो 0.318 आई एम, ये आई डी सी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो इसी तरह आई डी सी वैल्यू को हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आई डी सी यानी कि ओहम ला अगर लगा दें तो ओहम ला के मुताबिक आई डी सी जो है वो 0.318 आई एम डिवाइडेड बाई आर, अगर रेजिस्टेंस जो है वो वहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो ये आई डी सी की वैल्यू जो है वो निकल आई, जो हमने पीछे इसको कैलकुलेट जो है वो किया। उसके बाद आप देखें इसके अंदर इसी एनालिटिकल ट्रीटमेंट में कि हमारे पास जो है वो जो डीसी एवरेज वोल्टेज है, द डीसी आर एवरेज वोल्टेज, हमारे पास डीसी जो एवरेज वोल्टेज है यानी कि जिसको हम कहते हैं वीडीसी, तो डीसी वोल्टेज एवरेज वोल्टेज है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वीडीसी हमारे पास आई डी सी इंटू आर एल यानी कि जो लोड रेजिस्टेंस है, तो इसमें आई डी सी की वैल्यू रखें तो आई डी सी की वैल्यू कितनी है 0.318 वी एम ओवर आर एल इंटू आर एल, तो ये आर एल से काट गया तो वी डी सी आपके पास 0.318 वी एम के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो है अब हमारे पास जो आर एम एस वैल्यू है करंट की, यानी कि इन सर्किट हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अगर आप आर एम एस वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट यानी कि आई आर एम एस ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इन एडिशन टू डीसी देयर इज ऑलवेज सम एसी करंट कंपोनेंट फ्लोइंग थ्रू द लोड, तो जब डीसी फ्लो आती है आपके साथ उसके साथ थोड़ी बहुत बीच में एसी का जो कंपोनेंट है वो ज़रूर होता है। तो इन एडिशन टू डीसी जो हमारे पास डीसी है इसके साथ देयर इज ऑलवेज सम कंपोनेंट्स ऑफ एसी, तो हमारे पास लाजमी इनके साथ कुछ कंपोनेंट्स हैं वो एसी के होते हैं, एसी करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड। जो कि लोड में से गुजर रहे होते हैं।
तो ये जो AC कंपोनेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, रिपल। दिस AC कंपोनेंट इज नोन एज रिपल। तो इसको हम रिपल का नाम देते हैं इस AC कंपोनेंट को। और इसकी RMS वैल्यू जो है, एंड इट्स RMS वैल्यू इज गिवन बाय, और इसकी जो RMS वैल्यू है ये हमारे पास होती है IRMS 1/2 पाई 0 to 2 पाई I स्क्वायर d थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं ये 0 से पाई तक होंगी, क्योंकि एक साइकिल की बात है। फॉर एक साइकिल जो होता है वो ये 0 से पाई तक आता है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर्स द लिमिट इज फ्रॉम 0 to पाई। तो लिमिट जो है वो 0 से पाई तक होगी हाफ वेव रेक्टिफायर के एक हाफ साइकिल के लिए। यानी कि IRMS आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई 0 to पाई I d थीटा 1/2। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब आप इसके अंदर I की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो ऑब्वियसली ये साइनोसाइडल वेव है। तो मैं I की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख देता हूँ, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा। तो मेरे पास ये IRMS जो है ये बराबर आ जाएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई इंटू अब I स्क्वेयर M साइन स्क्वेयर थीटा d थीटा की पावर 1/2। ठीक है जी। यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करें तो IRMS जो है हमारे पास वो I स्क्वेयर M/2 पाई 0 to 2 पाई I स्क्वेयर M साइन स्क्वेयर थीटा d थीटा ब्रैकेट क्लोज 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो साइन स्क्वेयर थीटा है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू I स्क्वेयर M/2 पाई 0 to पाई 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 d थीटा ब्रैकेट क्लोज 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा IRMS इज इक्वल टू, अब आप इसको ओपन कर दें तो I स्क्वेयर M/4 पाई, वो जो वहाँ पर 2 था वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट 0 to पाई d थीटा माइनस 0 to पाई cos 2 थीटा
डी थीटा और ब्रैकेट क्लोज 1/2। इसको सॉल्व करें, आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एम ओवर 4 पाई इंटू थीटा 0 से पाई तक माइनस साइन 2 थीटा ओवर 2 0 से पाई ब्रैकेट क्लोज 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एम 4 पाई इंटू ब्रैकेट पाई माइनस 0 और माइनस 1/2 इंटू साइन 2 पाई माइनस साइन 2 0 ब्रैकेट क्लोज और 1/2। तो साइन 0 तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आई आर एम एस आई स्क्वेयर एम ओवर 4 पाई इज इक्वल टू, अब ये अंदर जो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अंदर हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ब्रैकेट में मैंने कॉमन निकाल लिया आई स्क्वेयर एम और 4 पाई को, तो पाई माइनस ये तो 0 था यहाँ पर, पाई माइनस 1/2 ये भी 0 माइनस 0 हो जाएगा और ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो आई आर एम एस जो है फिर आपके पास दैट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर एम ओवर 4 पाई की पावर 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आई एम ओवर 2 इधर एक पाई भी आना है, तो ये पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई एम ओवर 2 के बराबर, यानी कि आई आर एम एस की वैल्यू आई एम ओवर 2 के बराबर आ गई। आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम ओवर 2। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आर एम एस वैल्यू है रेक्टिफाइड वेव की, वो डिफरेंट है फ्रॉम द आर एम एस वैल्यू ऑफ साइन वेव। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट RMS value of rectified wave is different from RMS value of one sine wave which is IRMS IM over 2 अंडर रूट। वहाँ पर 2 अंडर रूट आता है, यहाँ पर 2 आता है, तो ये डिफरेंट है। ठीक है, ये 1/2 से जो है वो कम हो रही है आपके पास। अभी हमने पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू भी फाइंड करनी है और रिलेशन बिटवीन VDC और IDC भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर ये सारा एनालिटिकल ट्रीटमेंट जो है वो हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी करना है और फिर हम ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर जो है वो पहुंचेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर ये लेक्चर जो है इसको एंड कर रहा हूँ, उसके वजह के काफ़ी लंबा हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो हो गई है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये काफ़ी लंबी और रिगोरस है, तो इसमें बड़ा पेशेंस चाहिए होगा और ये हमें इसी तरह इसको कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।